ठीक है, कि स्टैट्स को यूज कैसे करें। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ डेटा करने के लिए बेसिस समझाना जरूरी था कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स को दो सेंसों में समझा जाता है बच्चे, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में स्टैटिस्टिक्स होती है मेथडोलॉजी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्लूरल में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा। जैसा आप लोगों ने अभी जवाब दिया, फिगर्स, डेटा, एनामरेटेड, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, इस टाइप के जो एग्जांपल दिए, सारे एग्जांपल ठीक थे, पर ये प्लूरल सेंस में थे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सिंगुलर सेंस में, तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कोपाई। किसी को कोपाई का मतलब पता है? कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये स्टैटिस्टिक्स होती है। ठीक है, कि सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन, फिर हम इसे प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ योर बार डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व, ओजाई। एनालिसिस, जो हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन में पढ़ते हैं, जो हम रेगुलर क्लास में कर ही रहे हैं। और इंटरप्रिटेशन, मतलब उसके बाद उसको जो एनालाइज करके जो रिजल्ट होता है, जो कंक्लूजन होता है, वो हम प्रेजेंट करते हैं। अब देखो, मैंने एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। ये ना एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये बिल्डिंग के फ्लोर्स हैं। दिस इज फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, दिस इज सेकेंड फ्लोर, दिस इज थर्ड फ्लोर, दिस इज फोर्थ फ्लोर, दिस इज फिफ्थ फ्लोर, दिस इज टेरेस। ओके, दिस इज टेरेस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहां से कुछ लेयर ऑफ ईंटों को हटा दिया जाए तो क्या होगा? फिफ्थ फ्लोर से अगर कुछ लेयर ऑफ ईंटों को हटा दिया जाए तो क्या होगा? फिफ्थ फ्लोर कोलैप्स कर जाएगा, छत गिर जाएगी ना। अगर दीवारों की ईंटें निकाल दोगे तो छत गिर जाएगी। ठीक है, ओके, फिफ्थ फ्लोर टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। दिस इज ग्राउंड फ्लोर। अगर आप ग्राउंड फ्लोर से ईंटें निकाल देते हो तो क्या होगा? पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी, पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह के नीचे आ जाएगी। तो ये जो ग्राउंड फ्लोर है ना, दिस इज लाइक कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर आपने डेटा ही गलत कलेक्ट करा तो आप जो ऑर्गेनाइज करोगे वो भी गलत है, जो आप क्या कहते हैं एनालिसिस करोगे, जो आप प्रेजेंटेशन करोगे वो भी गलत है, जो एनालिसिस करोगे वो भी गलत है, जो इंटरप्रिटेशन करोगे वो भी गलत है। तो जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है ना, ये पूरे स्टैटिस्टिक्स का एक सबसे, देखो सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप। So this need to be done in a very proper manner. Any mistake in this will make whole organization suffer. Okay, will make whole process of statistics suffer. ये बात समझ आती है? ठीक है, तो देखो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। देखो, जब हम कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज आती है, दैट इज कि हम डेटा कैसा लेंगे। अब डेटा दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। वन इज प्राइमरी डेटा एंड अनदर इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होता है जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है। द रिसर्चर मे कलेक्ट द डेटा बाय कंडक्टिंग एन इंक्वायरी एंड सच डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा एज इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। Primary data is obtained by conducting a survey. Survey includes various steps that need to be planned carefully. नहीं, बस इतना काफी है, ठीक है, और ये एग्जाम्पल दिया हुआ। Secondary data, if data has been collected, processed by some other agency, it is called secondary data. Secondary data वो होता है जो किसी और ने कलेक्ट करा है और उस कलेक्टेड डेटा का हम यूज करते हैं, दैट इज सेकेंडरी। अब सेकेंडरी डेटा पब्लिश्ड भी हो सकता है, पब्लिश मतलब किसी बड़ी अथॉरिटी ने करा है और करा के पब्लिश कर दिया है, गवर्नमेंट ने करा है। अनपब्लिश हो सकता है, जैसे
तुम में से किसी ने डेटा कलेक्ट करा और तुमने मुझे डेटा दे दिया, तो वो अनपब्लिश्ड डेटा है। ये दोनों ही सेकेंडरी डेटा के अंदर आते हैं। अब अगर हम डिफरेंस करना चाहें प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का, तो द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, पर डेटा विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, मतलब किसी और ने पहले से कलेक्ट कर रखा है, हम उसे यूज कर रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी डेटा। एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। ओरिजिनलिटी बताओ कौन सा ओरिजिनल ज्यादा होगा, प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल, इट इज नॉट ओरिजिनल क्योंकि किसी और ने कलेक्ट करा है। कॉस्ट किसमें ज्यादा लगेगी? प्राइमरी में, ठीक है। प्राइमरी डेटा का सोर्स क्या है? हम खुद, या हमने कोई इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करा है। सेकेंडरी डेटा का सोर्स कौन है? अदर एजेंसी, ठीक है। टाइम किसमें ज्यादा लगता है? ठीक है। रिलायबल कौन सा ज्यादा है? प्राइमरी। प्रिकॉशन ज्यादा लेने पड़ेंगे सेकेंडरी में, क्योंकि ये तो खुद ही कलेक्ट करा है, ये किसी और का डेटा है, तो आपको थोड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे ये वाला डेटा यूज करने में। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के काफी सारे मेथड्स हैं, ठीक है, जो एक इन्वेस्टिगेटर यूज करता है, ठीक है। इन मेथड्स को हम कहते हैं मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू प्राइमरी डेटा। इसमें सबसे पहले आता है पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू सबसे पुराना और सबसे सिंपल मेथड। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर जाता है और जाके रिस्पोंडेंट है, जो बंदा जवाब देने वाला होता है, जिससे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उससे फेस टू फेस जवाब लेके आ जाता है। अब इसकी एडवांटेज क्या होती है? एक पर्सनल कॉन्टैक्ट बनता है, ठीक है, डायरेक्ट बातचीत होती है। तो अगर कोई क्वेश्चन क्लियर ना हो तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम उसको एक्सप्लेन करें, मिस इंटरप्रिटेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर बंदा गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहा है, हम उसको समझा देंगे नहीं 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 इसका मतलब ये है, और हम उसका रिएक्शन देख सकते हैं, जिससे हम ये भी जज कर सकते हैं कि वो बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ठीक है। नुकसान क्या? एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ, अब कई बार क्या होता है कि बंदा खुल के ना सच नहीं बोल पाता, क्योंकि सामने कोई बंदा खड़ा है, उसके सामने नहीं बोल पाता। अब जैसे किसी की थिंकिंग कैसी भी हो, जैसे कि कई लोग बहुत रैशनल होते हैं, कई लोग कहते हैं कि जैसे मान लो मैं, यार एग्जांपल ना रिलीजियस हो जाएगा, चलो ले लेता हूँ, ठीक है, सुन लो बस। कि जैसे अगर किसी से, एक बंदे से हम पूछना चाहते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट वेज और नॉन वेज, ठीक है। अब उसे पर्सनली नॉनवेज से कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि वो एक सोसाइटी में रहता है जहाँ एक इमेज है, तो वहां पे वो बोल नहीं पा रहा बंदे के सामने। अगर यही क्वेश्चन होता तो लिख के भेज देता, क्योंकि उसे पता था कि ये जो क्वेश्चन मैं लिख के भेजूंगा इट इज गोइंग टू बी एनोनिमस, ठीक है। तो इसीलिए पर्सनल इंटरव्यू की ये दिक्कत को देखते हुए अगला मेथड जो आता है दैट इज मेलिंग क्वेश्चनियर। अब जब मेलिंग क्वेश्चनियर की बात करते हैं तो पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि क्वेश्चनियर होता क्या? अब बताओ, किसी को पता है क्वेश्चनियर क्या होता है? सेट ऑफ क्वेश्चन। बच्चों अगर आप कोई कुछ बोलते हो, बोलने के बाद ही अपना माइक म्यूट कर दिया। सेट ऑफ क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चनियर में ना दो टाइप के मेथड, एक है मेलिंग क्वेश्चनियर, अब वो पोस्टल मेल करो या ईमेल करो, और एक है क्वेश्चनियर फिल्ड बाय इनैमोरेट। इस वाले में क्या होता है कि एक हमारा ही इनैमोरेटर, हमारा ही कॉरेस्पॉन्डेंट लोगों के पास जाता है और क्वेश्चनियर लेके जाता है, और वो उनसे क्वेश्चनियर भरवा लेता है, मतलब सीधी सी बात वो खुद भर लेता है और उनसे पूछता रहता है और उनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उन्हें भर लेता है। व्हेन डेटा in a survey is collected by a mail, the questionnaire is sent to each individual by mail with a request to complete and return by a given day. These days online survey through short message service SMS are popular। आजकल ऐसे हो जाता है। एडवांटेज क्या? सस्ता पड़ता है, खुद जाना महंगा पड़ेगा, ठीक है। हम ऐसी जगह भी भेज सकते हैं जहां शायद हम ना पहुंच पाए, हम इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, ठीक है। उन्हें एक सफिशिएंट टाइम मिलता है कि सोच समझ के आंसर दे, ना कि हबड़ा तबड़ी में। दिक्कत क्या है?
अगर उन्हें कोई दिक्कत हुई तो उस वक्त हम उन्हें असिस्टेंस नहीं दे सकते, और रिस्पॉन्स बहुत कम आता है। तो उन्हें आज तक कभी कोई क्वेश्चनियर फिल करके भेजा अनटिल अनलेस उसके साथ कोई प्राइज हो। अब थर्ड पॉइंट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें, पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन, ठीक है, इन्हें प्रिकॉशंस ऑफ क्वेश्चनियर भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट, शुड नॉट बी टू लॉन्ग। अब ऐसा ना हो कि आप 70-80 क्वेश्चन का क्वेश्चनियर बना दिया, बंदे को जवाब देते देते क्या कहते बंदे का बुढ़ापा आ गया। इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, एम्बिगुअस लैंग्वेज मत यूज करो, जो उन्हें समझ आए वैसी लैंग्वेज यूज करो। द क्वेश्चनियर शुड बी अरेंज्ड इन ऑर्डर। विच कलर ऑफ कार आर यू हैविंग? नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू हैविंग अ कार? अरे नहीं। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर यू हैविंग? अगला, आर यू मैरिड? जूते पड़ जाएंगे। द सीरीज ऑफ क्वेश्चन शुड मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब पहले आप बेसिक क्वेश्चन पूछो, फिर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आओ, ज्यादा बेटर रहता है। क्वेश्चन प्रिसाइज और क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम यू स्पेंड इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल? अब इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, सीधा बोल दो, ये इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल बोलने की क्या जरूरत है? हाउ मच यू स्पेंड ऑन क्लोथिंग? द क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बेगस, ये रिपीटेड बात है, ये ऊपर भी था। द क्वेश्चन शुड नॉट यूज डबल नेगेटिव। डोंट यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड? अब इसमें आपने प्रोहिबिटेड भी लगा दिया, डोंट भी लगा दिया। यस, आई डोंट थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड। नो, आई डोंट थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड। दोनों में आंसर तो वही रह जाएगा। डू यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड? यस और नो। डायरेक्ट क्वेश्चन हो तो ज्यादा अच्छा है। लीडिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। आर यू हैविंग अ कार? बंदे का नो हो गया। विच कलर इट इज हैविंग? हाउ मेनी व्हील इट इज हैविंग? डज इट रन ऑन पेट्रोल और डीजल? तो इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और वो सारों का आंसर एन ए होता जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है बेटा, देखो एक चीज से रिलेटेड ना एक ही दो क्वेश्चन होने चाहिए। अगर आप लगातार उसके ऊपर बेसिस पे क्वेश्चन पूछते जाओगे, आर यू हैविंग अ कार? एक बंदे ने बोल दिया नहीं। विच कलर ऑफ कार आर यू हैविंग? मतलब ही नहीं है ना क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, हाउ मेनी व्हील्स योर कार है? हाउ मेनी बैटरीज, वट क्या कहते हैं, हाउ मच बैटरीज ऑफ योर कार, क्या कहते हैं कितनी पावर की बैटरी है, वो भी किसी काम का नहीं रहेगा। विच कलर ऑफ सीट कवर आर देयर? ये सब चीजें, सारे क्वेश्चन नॉट एप्लीकेबल हो जाएंगे ना अगर पहले का ही वो हो जाएगा। तो अब एक चीज से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन ही पूछो। और इसके बाद एक चीज हम और लिख लेते हैं 9th में इसकी जगह, डू अ पायलट सर्वे। अब पायलट सर्वे क्या होता है? एक तरीके से सैंपल चेक। आपने क्वेश्चनियर बनाया, आप डायरेक्टली क्वेश्चनियर लोगों को देने से अच्छा क्वेश्चनियर को अगर आप एक बारी क्या कहते हैं अपने कुछ नियर बाय लोगों के पास सर्कुलेट कर दोगे तो उसमें कोई मिस्टेक होगी तो वो मिस्टेक ढूंढ के बता देंगे। टेलीफोनिक इंटरव्यू। इन अ टेलीफोनिक इंटरव्यू द इन्वेस्टिगेटर आस्क्स द क्वेश्चन ओवर द टेलीफोन। द एडवांटेज ऑफ टेलीफोन इंटरव्यूज आर दे आर चीपर, सस्ता पड़ता है, जाना महंगा पड़ेगा, एकदम रैपिडली हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो टेलीफोन में हम उनके डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। टेलीफोन इज बेटर इन केस वेयर रिस्पोंडेंट आर रिलक्टेंट टू आंसर सर्टेन क्वेश्चन इन पर्सन। सामने कई बातें नहीं बोली जाती, बट अगर यही बातें टेलीफोन पे बोलनी है तो बंदा फिर बोल देता है, क्योंकि फेस टू फेस कई बातें डिस्कस नहीं होता। तो टेलीफोनिक इंटरव्यूज बेटर रहते हैं। नुकसान क्या है? लिमिटेड यूज है, जिनके अगर फोन होगा उन्हीं के यहाँ या नेटवर्क प्रॉब्लम की दिक्कत ना हो, और उनका रिएक्शन हम नहीं देख सकते। अब ये मत बोल देना कि सर वीडियो कॉलिंग करके हम इंटरव्यू ले लें। अब देखो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में ये होता है कि हम जिसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं हम डायरेक्टली उससे कम्युनिकेट नहीं करते, रादर हम एक थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन लेते। ये दो जगहों पे लगता है। जैसे कहीं पे अगर मान लो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 200 एम्प्लॉय वर्क करते हैं, हमें 200 की सैलरी के बारे में पता करना है, तो हर एक एम्प्लॉय से जाने से अच्छा हम उनके एचआर या उनके मालिक को ही पकड़ सकते हैं और उन्हीं से पूछ सकते हैं कि भैया इनकी सैलरी कितनी, तो हमारा टाइम बच जाएगा। और दूसरा, कभी हमें एक थर्ड पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो हमें पता होता है कि वो पार्टी तो हमें देगी नहीं, ठीक है, तो हम किसी और के थ्रू लेते हैं। जैसे किसी किसी की मम्मी को पता करना है उनका बेटा स्मोक करता है कि नहीं करता है, तो उससे पूछेंगे तो मना ही कर देगा, तो उसके किसी दोस्त को पकड़ के उससे इंफॉर्मेशन लेंगे। पर दोस्तों से भी ना पूछना कई बार भारी पड़ जाता है। ठीक है, मेरे को एक जोक याद आता है कि एक बारी एक बंदा कहीं गया होता है घूमने फिरने,
अपनी गर्लफ्रेंड के साथ निकल जाता है, तो उसके पापा क्या कहते हैं, उसके दोस्त को फोन करते हैं, तो कोई दोस्त फोन नहीं उठाता, थोड़ी देर बाद दोस्तों का फोन आता है एक एक करके, तो उससे पूछते हैं, वो बस ये पूछना था कि रोहित तुम्हारे साथ था क्या? हाँ हाँ अंकल मेरे साथ ही सामने बैठा हुआ। पर दिक्कत ये हो जाती है 10 के 10 दोस्त यही बोल देते हैं हाँ हाँ मेरे साथ ही है, इसलिए उसको घर जाके चित्तर पड़ जाते हैं, कई बार दोस्त ऐसे फंसा भी देते। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर अ स्मॉल लिस्ट ऑफ क्वेश्चन relating to the investigation, and these questions are asked from different person and their answers are recorded। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ पर थे, जहाँ पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो या फिर रिस्पोंडेंट रिलक्टेंट हो कि भैया वो तो जवाब देगा नहीं। इसका मेरिट क्या है? वाइड कवरेज। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग कवर कर लेते हैं, सस्ता पड़ता है, बायस के चांसेस वाला पॉइंट रहता है, और साथ में वो एक्सपर्ट ओपिनियन भी दे देते हैं। ठीक है, जैसे आपके दोस्तों को ये स्मोक करता है सर, स्मोक, ड्रिंक, बेवड़ा, चरस, गांजा सब सब कर रहा है सर ये तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन भी आ जाते हैं। नुकसान क्या है? इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, एक्यूरेसी का भरोसा नहीं है, पार्शियलिटी ऑफ विटनेस भी हो सकता है। ठीक है, अब लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक दोस्त कह रहा है कि हाँ ये स्मोक करता है, दूसरा मना कर रहा है, तो ये दिक्कतें जो है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन पे आती हैं, क्योंकि आप किसी और से एक बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, अब ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट जो है ये अप्लाई होता है उन केसेस में जहां पे हमें कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे एक लार्ज एरिया को कवर करना है। जैसे कि मान लो अगर मैं कोई मूवी का क्रिटिक हूँ, मुझे ऑल ओवर द इंडिया पता करना है कि मूवी का क्या रिस्पॉन्स है, तो मैंने क्या करा होगा, हर स्टेट में अपने कॉरेस्पॉन्डेंट रखे होंगे। अब कई बार क्या होता है कि देखो हर स्टेट में तो कॉरेस्पॉन्डेंट रखना इतना आसान नहीं है, तो जैसे ये जो मूवी के क्रिटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, उस एरिया के कॉलेज के बच्चों को पकड़ते हैं और उन्हें कहते हैं कि भैया तुम्हें हर हफ्ते मूवी देख के आनी, मूवी की टिकट भी हम देंगे प्लस 500 रुपए भी हम देंगे, वहां से वहां पे टिकट देख के आना और 20 जनों का रिव्यू ले लेना कि मूवी कैसी। अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट्स और कॉरेस्पॉन्डेंट आर अपॉइंटेड and trained to collect the information from respondents. This method of collecting primary data is used when information at regular interval of time is to be collected. Agents and correspondents regularly collect the data. फायदा क्या पड़ता है? सस्ता पड़ता है, खुद जाओगे हर जगह तो महंगा पड़ जाएगा, स्पेशल पर्पस के लिए चलता है और कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। नुकसान क्या है? यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जो मूवी नॉर्थ में पसंद आ रही है साउथ में नहीं आ रही, पार्शियलिटी का डेंजर हो सकता है। अब भैया वो भाई का फैन है, मूवी चाहे रेस 3 जैसी क्यों ना हो, अगर क्या मूवी बनाई है, ट्यूबलाइट क्या मूवी बनाई है, मेरी ट्यूबलाइट जला दी, तो ऐसा भी हो सकता है। तो लैक ऑफ एक्यूरेसी भी है। और इसमें लास्ट आता है क्वेश्चनियर फिल्ड बाय इनैमोरेटर। अगर मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊं तो क्वेश्चनियर फिल्ड बाय इनैमोरेटर एक्चुअली पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की तरह ही है, बस वहां पे वो डायरेक्टली क्वेश्चन लेके जाता था, यहाँ पे वो उनके नाम के क्वेश्चनियर भर के आता है। ठीक है, फायदा है वाइड कवरेज हो जाती है, ये बात गलत है, ये वाला रहने देना, वाइड कवरेज नहीं हो पाती। रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है, रिस्पॉन्स देख सकते हो, पार्शियलिटी के चांस लिमिटेड, ये भी हटा दो। इलिटरेट रिस्पोंडेंट्स के लिए यूजफुल, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाएंगे तो आप खुद बता देते हो। अब इसका डीमेरिट क्या है? ये महंगा है, टाइम वेस्ट होता है और पार्शियलिटी का डर रहता है। क्यों? क्योंकि जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो बंदा आपके सामने खड़ा होता है, तो आपके लिए सच बोलना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। अब मुझे ना एक इन्वेस्टिगेशन करनी, अब मुझे जो इन्वेस्टिगेशन करनी है वो ये करनी है कि अशोक विहार में कितने लोग बर्गर पसंद करते हैं। ठीक है, अशोक विहार में कितने लोग बर्गर पसंद करते हैं। अब लेट्स सपोज अशोक विहार में 12 लाख लोग रहते, लेट्स सपोज। ठीक है, तो दो मेथड, एक मेथड है सेंसस। सेंसस मेथड कहता है कि इन 12 लाख के 12 लाख लोगों के पास जाओ और उनसे आप रिस्पॉन्स लेके। एक दूसरा मेथड है सैम्पलिंग मेथड। अब सैम्पलिंग मेथड क्या कहता है कि आप कुछ 1200 लोगों से पूछ लो और उनका जो रिजल्ट आता है, मान लो वो सबका रिजल्ट है, क्योंकि वो 1200 लोग एक तरीके से सबको क्या कहते हैं, शो कर रहे हैं, सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज
सैम्पलिंग मेथड कि एक सैंपल जो है वो सबको शो कर। सेंसस मेथड, व्हेन अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड where the data is collected from each and every element of population, it is known as census method, जहाँ पे हम एक एक बंदे से जाके इन्वेस्टिगेशन कर, ठीक है, दैट इज सेंसस। ये तब होता है जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड है, वरना आप करोगे कैसे, और जहाँ पे आपको हाईली ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए, तभी ये मेथड पॉसिबल हो पाए, ठीक, क्योंकि एक एक बंदे के पास जाना है तो इन्वेस्टिगेटर हाईली ट्रेंड होने चाहिए। अब इसका फायदा क्या होता है, हम इन डेप्थ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम हर जगह जा रहे हैं, एक एक बंदे से बात कर रहे हैं, एक्यूरेसी हाई है, सूटेबिलिटी है, जहाँ पे आइटम्स होमोजीनियस है। देखो अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस है, सबकी सोच एक जैसी है, तो 4 ही जनों से पूछ लो, पर जब सबकी सोच अलग है तो सबसे पूछना पड़ेगा ताकि आपको रियलिटी पता चलता है। नुकसान बहुत ही कॉमन था भैया, एक्सपेंसिव तो होगा ही होगा, टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही होगा, ठीक है, और कुछ जगहों पे तो इनएप्लीकेबल भी है कि भैया इतनी चीजें कैसे कवर करो, ठीक है, और कई जगहों पे तो सैम्पलिंग मेथड ही बढ़िया होती है। अब जैसे आपकी ब्लड की टेस्टिंग करनी है तो ये थोड़ी सारा ब्लड निकाल देंगे, आपका थोड़ा सा ही तो ब्लड निकाल के देखेंगे ना, सैंपल ही लेंगे ना, पूरा सेंसस तो नहीं कर देंगे। जैसे सेंसस मेथड कैन नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ इनफाइनाइट पॉपुलेशन, एक चीज, इफ द स्टडी इन्वॉल्व डिस्ट्रक्शन, अगर हमें टायर टेस्ट करने तो ये थोड़ी कि हम सारे के सारे टायर को रोड पे लाके टेस्ट कर देंगे, हम एक टायर को टेस्ट करेंगे, अगर वो सही हुआ तो लौट के बाकी सारे टायर भी ठीक है। सैम्पलिंग मेथड, जहां पे हम पॉपुलेशन का एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं और मान लेते हैं कि ये छोटा सा प्रोपोर्शन पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है। अब जब हमें सैंपल लेना है तो कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी, अगर हमारी पॉपुलेशन है कम तो हम सैंपल भी लेंगे कम, पॉपुलेशन है बड़ी तो सैंपल साइज भी बड़ा। एक्यूरेसी, अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए हाई तो सैंपल बड़ा, हमें कम एक्यूरेसी से चलता है तो सैंपल छोटा। होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी, अगर सब लोग एक जैसे हैं, सब लोगों की सोच एक जैसी है तो सैंपल छोटा लेना चाहिए कि बड़ा, छोटा, तो सैंपल छोटा, और अगर सब अलग हैं तो सैंपल बड़ा। नेचर ऑफ स्टडी, अगर इंटेंसिव करना चाहते हो, ठीक है, तो छोटा सैंपल ले लो, और अगर एक्सटेंसिव करना चाहते हो तो फिर सैंपल बड़ा ले लो। रिस्पोंडेंट का नेचर, अगर आपको लगता है रिस्पोंडेंट कोऑपरेट नहीं करेगा तो भैया तो फिर आप बड़ा सैंपल ले लो, क्योंकि देखो हर एक बंदा तो रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं, तो कुछ तो आपके बेकार ही जाएंगे, तो आप पहले ही थोड़ा सा बड़ा सैंपल लेके चलो। सैंपलिंग के, हाँ, देखो आपको पता चला कि आपने इन्वेस्टिगेशन करनी और आपको पता है 10-20% लोग तो जवाब ही नहीं देंगे, और आपको जवाब चाहिए एटलीस्ट 100 बंदों का, तो अगर आपको 100 बंदों का जवाब चाहिए तो आप 140 जनों से सवाल करो, तब आपको 100 जनों के जवाब मिलेंगे, समझे, क्योंकि रिस्पोंडेंट का नेचर है कि वो कोऑपरेट नहीं करेगा। देखो अगर मुझे क्वेश्चनर मेथड फॉलो करना और मुझे पता है कि आधे क्वेश्चनर तो वापस ही नहीं आएंगे और मेरे को इन्वेस्टिगेशन के लिए 200 जनों का रिस्पॉन्स चाहिए, तो मैं 400 या 500 क्वेश्चनर बना कर भेजूंगा ताकि 200 रिस्पॉन्स आ जाए। सैम्पलिंग का फायदा, खर्चा कम होता है, स्पीड ज्यादा हो जाती है, स्कोप बढ़ जाता है। स्कोप कैसे बढ़ जाता है, देखो सेंसस में तो एक एक बंदे के पास जाना है, सैंपल में तो सिर्फ कुछ ही बंदों के पास जाना है, तो उन कुछ ही बंदों से हम ज्यादा चीजें भी पूछ सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, ये करवाना आसान होता है, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पे जो सैंपल सेलेक्ट होते हैं वो साइंटिफिकली सेलेक्ट होते हैं, कोई ऐसा नहीं जो भी उठा मिला उठा लिया, हमने क्या कहते हैं लॉटरी मेथड करा, टिपेट टेबल मेथड करा, कोई ऐसा मेथड फॉलो करेंगे जिससे जो सैंपल सेलेक्ट करा जाए वो सबको रिप्रेजेंट करे। जैसे एक होती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, उसमें हम पॉपुलेशन के हर टाइप के लोगों को इन कंसिडरेशन लेते। सैम्पलिंग का नुकसान क्या है, सैम्पलिंग का नुकसान ये है 100% एक्यूरेसी नहीं आ सकती, 1200 बंदे 12 लाख को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। वही लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ सैंपल, एक अच्छा सैंपल बना पाना बहुत मुश्किल है। सैंपल में बायस हो सकता है,
अब जैसे मैं पता करना चाहता हूँ कि इंडिया एंड जंक फूड, तो भैया मैं तो दिल्ली के लोगों से ही पूछूंगा ना, मैं गांव देहात में तो नहीं जाऊंगा जहाँ पे उनको शायद फास्ट फूड के बारे में पता ही ना। ठीक है, अगर सारी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, सब बिल्कुल अलग है, तो भैया आपके सैंपलिंग करने का फायदा ही क्या है? सबकी सोच ही अलग है। आपने बना तो लिया सैंपल, पर क्या फायदा, क्योंकि और जो लोग आपने सैंपल में नहीं लिए उनकी सोच और अलग है, तो कवर नहीं हो पाया। तब आपको सैंपलिंग नहीं सेंसस करनी चाहिए, तब आपको एक ट्रू पिक्चर पता चल पाए। ठीक है, उसके बाद सेंसस और सैंपलिंग का डिफरेंस है, इजी है। इसमें नेचर ऑफ इंक्वायरी नहीं करना, बाकी सारे पॉइंट कर देंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को नोट्स भेज दे रहा हूँ, आप देख लेना नोट्स में से इसको एक बारी। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था कलेक्शन ऑफ डेटा का। पार्ट 2 मैं जल्दी बता दूंगा क्लास कब है। कल भी क्लास होगी जरूर बैकअप की, बट कल शायद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कराऊंगा। ठीक है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि विद इन 2 वीक्स आप लोगों के ये जितना जो बैकअप रहता है वो कवर कर दो। ठीक है, हाँ, अपार्ट फ्रॉम स्तुति और मान्य जिन्होंने बिल्कुल ही लेट ज्वाइन करा है, कंज्यूमर नहीं हो पाएगा, बाकी सारी चीजें मैं कवर कर दूँ। ठीक है।